जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को। और यहां पर मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की तथा परमाणु भार की, और हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी परमाणु में, अणु में या आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए और साथ में नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए सबसे पहले परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को समझने के लिए हम बात करेंगे परमाणु की। परमाणु कैसा होता है ये बात तो बेटा आप लोग 9वीं में भी पढ़ते हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही होगा। बाकी बेटा डिटेल में तो हम अपने दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, परमाणु संरचना। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो परमाणु में बेटा क्या होता है, एक केंद्र होता है। परमाणु में एक छोटा सा केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और किसी भी परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, कौन कौन बेटा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। ये रहा बच्चों क्या, परमाणु का नाभिक। और इस नाभिक में कौन कौन रहते हैं बेटा, प्रोटॉन और साथ में रहते हैं न्यूट्रॉन। तो हमारे परमाणु के नाभिक में यहां पर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मतलब धनावेश, धनावेशित कण, और बेटा न्यूट्रॉन मतलब होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता, आवेश इसका शून्य होता है। प्रोटॉन को सामान्यतः हम P प्लस लिख दे रहे हैं बेटा, लेकिन एक्चुअल में हमें इसको लिखना चाहिए क्या, P11 ऐसे भी लिखते हैं। ये बेटा P की जगह H भी बनाते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। अभी मैं P प्लस लिखा हूं मतलब प्रोटॉन है। और ये क्या है बेटा, ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हमें एक्चुअल में लिखना चाहिए कैसा, इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बेटा सामान्यतः ऐसे ही लिख देते हैं, n के ऊपर 0 बना दिए क्योंकि इसका आवेश शून्य है ना। वास्तव तो ये है, ये बात हम आगे चल के कभी ना कभी देखेंगे। तो ये है हमारा परमाणु, जिसमें नाभिक में कौन कौन है बच्चों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जबकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे सोलर तंत्र में क्या होता है बेटा, सौर तंत्र में सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ बेटा ऐसे घूमती, एक्चुअल में देखोगे तो ऐसे ऐसे घूमती, ठीक है ना। तो जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है या अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अलग अलग संख्या में, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन में बेटा ऋण आवेश होता है, इतनी बात तो आपको पता होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक, इसको बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या बेटा जितने प्रोटॉन होते हैं। सीधे से हम बोले कि परमाणु में जितने आवेशित कण हैं, चाहे वो ऋण आवेशित है या बेटा धनावेशित है। क्योंकि हम जानते हैं परमाणु शुरू में रहता है उदासीन, उदासीन होता है मतलब बेटा जितना इसके अंदर ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होते हैं प्रोटॉन। तो इस परमाणु के अंदर मान लो 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसका धन और ऋण बराबर है बेटा, इसलिए अभी ये परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कैसी है बच्चों, बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कैसी है बेटा, अभी बराबर है। यानी कि जितना इसके अंदर धनावेश है उतना ही ऋण आवेश है, जिसके कारण ये कैसा होता है बेटा, विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझे, परमाणु के अंदर आवेश है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमाणु के अंदर आवेश नहीं है, परमाणु के अंदर आवेशित कण है। लेकिन बच्चों क्योंकि जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, और बेटा इसी संख्या को हम उसका क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जिसको हम अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे बेटा हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से, ठीक है। जेड मतलब होगा परमाणु क्रमांक। तो जब बेटा परमाणु क्रमांक की अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बता सकते हो आप, किसी परमाणु में उपस्थित
किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या या बच्चों प्रोटॉन की संख्या। तो Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे बेटा? हम किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती बच्चों? परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे मान के चलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इससे कवि क्या कहना चाहता है? तो बेटा इससे मतलब है कि उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और बच्चों 11 ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन है, और सोडियम का जो परमाणु है उदासीन है। हर एक परमाणु बेटा उदासीन होगा, यानी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलेंगे बच्चों? हम परमाणु क्रमांक। अब दूसरी जो परिभाषा है परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान या बेटा परमाणु भार भी कह सकते हैं। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार हमने इसी लेक्चर में पहले बेटा वीडियो में देखा है कि परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान, फिर उसे हम 1/12 C12 का द्रव्यमान भी बोलते थे। ठीक है, उससे फिर निकाल लेते थे अपन किसी भी परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन यहां पर परमाणु का द्रव्यमान कुछ और है बेटा, इसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? द्रव्यमान संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास या मास नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक मास या मास नंबर। तो थोड़ा बहुत देखिए, आप भले ही हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेटा हम कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी हम अपनी सुधारते चले जाएं, ताकि आगे चल करके जो आपको पढ़ाई करनी है, अगर मान लिया आप इंजीनियरिंग करते हैं या बेटा MBBS करते हैं या कोई भी अच्छा कोर्स की पढ़ाई आप करते हैं, तो वो इंग्लिश में ही होती है। इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी मीनिंग भी बताते रहता हूं। चलिए ध्यान से समझिए, ये परमाणु है बेटा, इसका द्रव्यमान मुझे निकालना है। मान के चलो किसी भी वस्तु का मुझे द्रव्यमान बताना है, तो मैं उसके जितने भाग हैं, जितने उसके अवयव हैं, सबके द्रव्यमानों को जोड़ दूंगा। जैसे बेटा इस पेन का द्रव्यमान बताना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास मान करके चलिए ये पेन के 2 टुकड़े हैं। ठीक है, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान मैं जोड़ दूंगा, तो बेटा मुझे कुल द्रव्यमान मिल जाएगा। मानते हो क्या आप इस बात को? तो उसी तरह से हमारा परमाणु है, उसका द्रव्यमान निकालना है, तो उसमें हम क्या करें बेटा? जितने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है और जितने न्यूट्रॉन है, सबके द्रव्यमान को जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। इसे हम A से प्रदर्शित करेंगे। इससे बेटा A से। अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो परिभाषा तो हम बड़े आसानी से लिख लेंगे, पहले बेटा थोड़ा सा समझते हैं फिर परिभाषा पे आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान A बराबर, मान लो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो मैं क्या करूं बेटा? उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान धन, धन क्या करें बेटा? जितने प्रोटॉन उपस्थित है उनका द्रव्यमान, द्रव्यमान, और बेटा जितने न्यूट्रॉन उपस्थित है उनका द्रव्यमान जोड़ देंगे, तो हमें परमाणु का कुल द्रव्यमान मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हम सिंपल उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनका द्रव्यमान ले लें धन, जितने प्रोटॉन उपस्थित है उनका द्रव्यमान ले लें धन, जितने न्यूट्रॉन उपस्थित है उनका द्रव्यमान ले लें। अब बेटा जितने इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान कैसे निकालें? तो एक काम करें, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दें। समझे बेटा? जैसे मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु में, 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है, तो मैं या तो 10 बार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ूं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लूं और उसको 10 बार जोड़ूं, या तो फिर बच्चों एक और तरीका है कि मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल के 10 का गुणा कर दूं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कि या तो मैं जितने इलेक्ट्रॉन है उन सबके द्रव्यमान को उतने बार जोड़ूं, या तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल के और जितनी उनकी संख्या है उससे गुणा कर दूं, तो हमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमने देखे बेटा
इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। या तो ऐसा कर लो या सीधे ऐसे लिख लो आप क्या करो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है बेटा, धन एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणित क्या कर दूं बेटा, गुणित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और ऐसे ही बच्चों हम क्या करेंगे, धन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और गुणा कर देंगे बेटा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना था, तो जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, उन सबके द्रव्यमानों को जोड़ दो। तो बेटा कैसे जोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान धन गुणित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धन प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणित प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान गुणित न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए डायरेक्ट परिभाषा तो मैं 1 मिनट में बता देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बेटा सब्जेक्ट अच्छे तमीज से समझ में आए और आपको सारी बातें एक एक छोटी छोटी बात भी पता हो। लेकिन बच्चों हमने पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत कम होता है, 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 28 ग्राम होता है। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बेटा, ये तो होता है नगण्य। नगण्य मतलब इसको जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। नगण्य का मतलब कैसे, जैसे बच्चों मान के चलो आप अपना वजन तुलाने गए है ना, मतलब आपको अपना वेट चेक करना था कि मेरा वजन कितना है, तो आप गए बेटा वजन तुलाने, वजन आपने तुलवाए बेटा, मान लो आ गया आपका वजन 80 किलो। कितना आ गया बेटा, 80 किलो। अब आपने बोले नहीं भाई मैं तो इतना मोटा हूं ही नहीं, मेरा वजन 80 किलो आ ही नहीं सकता। आप क्या करें, गुस्से में आए बेटा और आपने अपने बाल कटवा लिए। बाल कटवा लिए और फिर गए वजन तुलाने, तो आप क्या सोच सकते हो बेटा वजन कुछ कम आएगा, बिल्कुल नहीं। वजन तो बेटा अभी भी 80 किलो आएगा। यानी बालों का जो द्रव्यमान है वो तो बेटा नगण्य है। बालों का द्रव्यमान आपके शरीर के द्रव्यमान में जोड़े चाहे ना जोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब बाल थे तो भी वजन उतना ही आया, और बाल जब बेटा कटा लिया आपने तो भी वजन उतना ही आया। इसका मतलब कि बालों का द्रव्यमान जोड़ने का कोई फायदा नहीं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेटा इसको गायब कर दो। सीधे हम बोलेंगे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चों होता है एक एएमयू गुणित प्रोटॉन की संख्या। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों एक एएमयू, ठीक है, धन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये होगा बेटा, ये भी होगा एक एएमयू, और गुणित न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। अब आप इसको देखेंगे 1.07 ऐसा कुछ होता है, तो 1.07 को हम लगभग एक ही रख दे रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से बच्चों ए बराबर क्या आएगा, एक गुणित प्रोटॉन की संख्या, मतलब सीधे आ जाएगा प्रोटॉन की संख्या, धन एक गुणित न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब बेटा न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए कितने अच्छे से हमने परमाणु द्रव्यमान के लिए सूत्र बना लिया कि जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनकी संख्या के योग को बेटा हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए कुल मिलाके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान या बेटा द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम यहां पर जोड़ते नहीं है क्योंकि ये नगण्य है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है, नाभिक में ही सारा द्रव्यमान है, और बाकी हिस्से में तो बेटा इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई द्रव्यमान है ही नहीं, है ना। तो ये बात भी हमें पता चलती है। तो ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं बेटा कि किसी परमाणु का, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है बेटा, उसके केंद्र में उपस्थित होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें परिभाषा इसकी लिखना है हमें परमाणु द्रव्यमान की, तो यह द्रव्यमान संख्या की बेटा, तो क्या लिखेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, के
योग को क्या कहते हैं बेटा? हम उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या बेटा क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम परिभाषा लिख सकते हैं। अब कुल मिलाकर के हमने दो बातें की है, एक बार उसको फिर से बेटा समराइज करते हैं। जेड मतलब क्या है बेटा? परमाणु क्रमांक। जेड का मतलब क्या होगा बच्चों? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करेंगे, यह होगा किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या बेटा न्यूट्रॉन की संख्या। सॉरी, न्यूट्रॉन नहीं बेटा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? परमाणु क्रमांक। इसी तरह से परमाणु भार, यह बेटा परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे हम? तो हमने बोला बेटा ए बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। अब बच्चों यहां से हम कुछ काम कर रहे हैं। ए बराबर, देखिए प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो बेटा जेड के बराबर, मतलब परमाणु क्रमांक के बराबर। यहां प्रोटॉन की संख्या में मैं जेड रख सकता हूं, यानी परमाणु क्रमांक को रख सकता हूं, धन न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों यहां से मेरे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी? जेड को यहां ले आए, ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई बेटा यहां पर? ए माइनस जेड। तो अब देखिए हम तीन बातें यहां पर याद रखेंगे। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और बेटा वही उसके प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगी बेटा? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए कुछ छोटे मोटे प्रश्न करते हैं। आप चाहे तो प्रश्न लिख लें। निम्न परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां पर एक टेबल टाइप का बना ले रहा हूं, आप भी ऐसे ही बना लें चाहे तो। यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर लिखेंगे बेटा प्रोटॉन की संख्या, और फिर लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए मैंने आपको बेटा बिल्कुल पहले लेक्चर से बोला हूं कम से कम 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद करना है ना? थोड़ा सा ये तो करते हैं सवाल अपन। एक बात और बताता हूं मैं। किसी तत्व को जब हम लिखेंगे, है ना, तत्व को लिखा कैसे जाएगा बेटा, है ना? हम बोल रहे हैं किसी तत्व का निरूपण, मतलब कैसे आप किसी तत्व को लिखोगे। तो देखते हैं बेटा हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो कोई तत्व है एक्स, कोई तत्व बेटा जिसका संकेत है एक्स, जैसे सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। वैसे ही कोई तत्व है मान लो एक्स। इसका जो परमाणु क्रमांक होगा बेटा, जो भी परमाणु क्रमांक होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को, और परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखते हैं। और जबकि बच्चों ऊपर क्या लिखेंगे हम? परमाणु भार। नीचे लिखेंगे परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखेंगे बेटा परमाणु भार। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नीचे हमेशा बेटा परमाणु क्रमांक मिलेगा और ऊपर हमेशा भार मिलेगा। यह अलग बात है किसी भी साइड, जैसे जेड जरूरी नहीं इस साइड हो, इस साइड भी लिख सकते हो बेटा आप, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स, और बेटा क्या करें, इसके किनारे बदल लें, ए यहां जेड यहां। या तो फिर बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए और जेड रहेंगे जहां थे वहीं, बस इनके किनारे किसी भी साइड लिख सकते
सकते हैं बेटा, बस नीचे Z मतलब परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर A मतलब परमाणु भार होगा। ठीक है, चलिए नीचे जो लिखा होगा वो परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो लिखा होगा परमाणु भार है। ध्यान रखिए, इसी पर हम सवाल करते हैं। जैसे बेटा मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, सोडियम, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, आपको पहचानना पहले तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जो नीचे लिखा रहेगा ये होगा बेटा परमाणु क्रमांक, जबकि ऊपर जो लिखा होगा वो होगा क्या, परमाणु भार। ठीक है, अब कैसे निकालें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, चलिए देखते हैं। परमाणु क्रमांक जितना है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे मेरे बच्चों, प्रोटॉन होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें सर, तो बेटा परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, 23 में से 11 गया तो कितना बचेगा बेटा, 12 बचेगा सर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए ये पहला था। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए Mg है 12 24। ठीक है, अब आपको अभी तो मैं दे रहा हूं बेटा, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, ये मान याद करने पड़ेंगे, है ना। तो इसका देखिए परमाणु क्रमांक है 12, परमाणु क्रमांक 12 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा, 12 होगी, और प्रोटॉन भी होंगे 12। अब भार को क्रमांक से घटा दो, सॉरी बेटा भार से क्रमांक को घटा दो, 24 में से 12 गया तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालते आना चाहिए, है ना। मान के चलिए आपसे मैंने पूछा हाइड्रोजन में, देख बेटा परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के लिए तो क्या करें बेटा, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो, 1 में से 1 गया कितना जाएगा, 0। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि हाइड्रोजन के परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा, है ना। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का परमाणु न्यूट्रॉन रहित होता है, इसमें कभी कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन रहित होता है। ठीक है, तो बिना न्यूट्रॉन का परमाणु इसका होता है। फिर और देखते हैं बेटा, जैसे मान के चलो है आपके पास यूरेनियम 92 235। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु क्रमांक 92 है, मतलब 92 इलेक्ट्रॉन, और जब 92 इलेक्ट्रॉन तो 92 प्रोटॉन। अब इन दोनों को घटा लो बेटा, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे कितने, 3, और 13 में से 9 गया 4, 143 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, एक आध और बता देता हूं मैं। मान के चलो आपके पास है कुछ, मान लो बेटा आपके पास है कार्बन, परमाणु क्रमांक 6, और भार बेटा 14। भार तो कार्बन का 12 होता है, नहीं नहीं बेटा, कार्बन मुख्यतः कार्बन 12 के रूप में पाया जाता है, लेकिन 13 और 14 के रूप में भी कभी कभी मिलता है। इनको क्या कहते हैं आगे चल के हम समझेंगे। तो इसमें देखिए अगर ऐसा लिखा है तो आपको तो इसी से करना है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे बेटा, और घटाने से आएगा 8 न्यूट्रॉन। तो देखिए बड़े आसानी से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की गणना कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको आ गया होगा समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, और अब बेटा परमाणु को समझ लेने के बाद, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेने के बाद हम बात करते हैं आयन की, कि आखिर ये आयन क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि देखिए परमाणु तो उदासीन होता है, परमाणु कैसा है बेटा, उदासीन। लेकिन कभी कभी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। कोई परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई दूसरा परमाणु बेटा जिसका स्वभाव है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से उसमें कोई ना कोई आवेश आ जाता है। जैसे बच्चों मान के चलो एक परमाणु है, परमाणु उदासीन है, मतलब उसमें जितना ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अगर बेटा इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो हम क्या बोलेंगे कि इससे ऋण चला गया, मतलब इसमें धन आवेश आ गया। और अगर किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण किया बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब ऋण आवेश ग्रहण किया, तो उसमें ऋण आवेश बढ़ गए। तो जो आवेश बढ़ जाता है वही आवेश उस परमाणु में आ जाता है। और आवेशित परमाणु को बच्चों हम क्या कहते हैं, आयन। देखिए यार सीधी सी बात है, जब तक परमाणु में कोई आवेश ना हो तब तक हम उसे परमाणु बोलेंगे, जब तक वो उदासीन है तो वो परमाणु कहलाएगा। लेकिन जैसे ही बेटा उसमें कोई आवेश आ गया तो अब उसे तुम परमाणु नहीं बोलोगे, फिर आप बोलोगे बेटा उसे क्या, आयन। तो परमाणु
कब तक कहेंगे? जब तक उदासीन है। लेकिन बच्चों जैसे ही आवेश आ गया, आवेशित परमाणु, मतलब जब परमाणु कैसा हो जाए बच्चों? आवेशित हो जाए, तो आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं बेटा? अपन आयन कहते हैं, है ना। तो आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। जैसे बेटा मान लो मैंने लिखा हूं Na, तो जब तक Na लिखा है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? परमाणु। लेकिन मैं लिख रहा हूं Na प्लस मतलब कि ये परमाणु नहीं है सर। इसमें जैसे ही मैंने देखा कि आवेश है तो बेटा ये कहलाएगा आयन। ऐसे और भी ढेरों लिख सकते हैं हम। जैसे बच्चों मान लो मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन, O लिखा मतलब ये अभी क्या है? परमाणु। लेकिन मैंने इसको लिखा O2- मतलब बेटा ये अब परमाणु नहीं रह गया, आवेश आने पर ये क्या बन गया है बेटा? आयन। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से जब तक उदासीन है तो परमाणु परमाणु बोलेंगे, और बेटा जैसे ही उसमें कोई आवेश आ गया तो आयन आयन बोलेंगे, आयन। ठीक है। परमाणु कब बोलते हैं? जब तक उदासीन है। आयन कब बोलते हैं? जब उसमें आवेश आ जाता है। अब बात बस यही है बेटा कि आवेश आएगा कब? आएगा कब? तो चलिए देखते हैं। मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास कोई एक परमाणु था, एक दिन की बात है बेटा, मेरे पास कोई एक परमाणु था। परमाणु था मतलब कि बच्चों ये कैसा था? उदासीन था। उदासीन था कहने का मतलब यह है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी बेटा किसके? प्रोटॉन की संख्या के। ऐसा कुछ एक दिन की बात है, ऐसा कोई परमाणु मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर मान लो बेटा, मान लो ये परमाणु अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, देखिए कभी भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अब वो कैसे होता है बेटा, ये तो हम आगे चल के रासायनिक बंध वगैरह में सब सीखेंगे। अगर स्थायित्व बढ़ाने के लिए किसी परमाणु ने मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बच्चों? त्याग दिया। अगर इस परमाणु ने बेटा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, दान कर दिया इलेक्ट्रॉन का, तो पहले क्या था? जब तक परमाणु थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, इसलिए हम इसको उदासीन बोल रहे थे। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉन बढ़ गया मतलब बेटा धन आवेश बढ़ गया, धन आवेश बढ़ गया मतलब बेटा कि अब आप इसे परमाणु ना बोल करके धन आयन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? आज से आप इसे फिर धन आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह धनायन में परिवर्तित हो जाता है, और बच्चों इस धन आयन को हम प्यार से कैटायन बुलाते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैटायन। ठीक है। धनायन को और क्या नाम देते हैं हम? कैटायन। अब मान लो अगर परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं बेटा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा? ग्रहण कर लिया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, देख बेटा जब तक ये परमाणु था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे और ये उदासीन था। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब कौन सा आवेश ग्रहण किया? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई मतलब कि ऋण आवेश की संख्या बढ़ गई, मतलब जो परमाणु था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उसमें अब ऋण आयन बन जाएगा। अब बेटा उसे हम परमाणु ना बोल करके क्या बोलेंगे बेटा? ऋण आयन। अब ऋण आयन जो होता है बेटा इसे प्यार से हम एनायन बुलाते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? एनायन। तो दो तरह के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन का निर्माण परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण बेटा त्यागने पर होता है, और एनायन का निर्माण परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है, ग्रहण करता है तो ऋणायन। त्यागेगा तो धन, ग्रहण करेगा तो ऋण। जैसे बेटा आपने किसी को कोई चीज दे दिया तो मतलब आप धनी हो गए, आप पे धन आवेश आ गया, और जिसने ले लिया तो बेचारे ने उधार लिया मतलब उस पर बेटा कर्जा चढ़ गया, मतलब वो ऋणी हो गया और उसमें ऋण आवेश आ गया। तो जो देता है उसमें धन आता है और जो लेता है बच्चों उसमें क्या आता है? ऋण। तो चलिए देखते हैं अब हम कुछ छोटी छोटी बातें पहले समझते हैं। जैसे मान लो सोडियम था, सोडियम ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया,
एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया तो अब ये Na नहीं बचेगा बेटा, ये बन जाएगा Na प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो बेटा क्या हो जाता है, उसमें धनावेश आ जाता है। मान के चलो क्लोरीन है, क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो बच्चों ग्रहण किया, ऋण आवेश ग्रहण किया, तो इसमें ऋण आवेश आ जाएगा बेटा, मतलब कि Cl माइनस बन जाएगा। जैसे Mg है, अगर बच्चों Mg ने दो इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, तो Mg नहीं बचेगा, फिर ये लिखेंगे Mg2 प्लस। देखो अगर प्लस अकेला लिखा है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, 2 प्लस मतलब दो इलेक्ट्रॉन का दान किया, 3 प्लस मतलब बेटा तीन इलेक्ट्रॉन का दान किया। अगर एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया तो ये बन जाएगा 3 प्लस। इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का दान, तीन इलेक्ट्रॉन का दान, एक इलेक्ट्रॉन का दान। कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, ये पता चलते हैं इस आवेश से। अगर धन एक है मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, धन दो है मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिए, धन तीन है मतलब बेटा तीन इलेक्ट्रॉन दिए। अगर ऋण एक है इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। और देखो बेटा, मान लो फ्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो F माइनस बनाएगा। ऑक्सीजन है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O2 माइनस बनाएगा। नाइट्रोजन है अगर, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके N3 माइनस बनाएगा। तो हमें यह जानना है बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो बड़ा आसान है। ऋण एक मतलब एक ग्रहण किया, ऋण दो मतलब दो ग्रहण किए, ऋण तीन मतलब तीन ग्रहण किए। धन एक मतलब एक दिया, धन दो मतलब दो दिया, धन तीन मतलब तीन दिया। ऋण एक मतलब एक लिया, ऋण दो मतलब दो लिया, ऋण तीन मतलब तीन लिया। अब बेटा एक बात सुनो, कब कौन कितने देगा? Na ने एक ही क्यों दिया, Mg ने दो ही क्यों दिया, Al ने तीन ही क्यों दिया, फ्लोरीन ने एक ही क्यों ग्रहण किया, ऑक्सीजन ने दो ही क्यों ग्रहण किया, नाइट्रोजन ने तीन ही ग्रहण क्यों किया? कब कौन कितने देगा या लेगा, ये बेटा हम आगे चल करके सीखेंगे। ठीक है ना, जब संयोजकता वगैरह बेटा हम समझ जाएंगे, है ना, तो हम चौथे अध्याय में ये बात रासायनिक आबंध में बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी तो बस हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालते आना चाहिए। तो चलिए बेटा, एक प्रश्न है मेरे पास। प्रश्न है, क्या निम्न में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हमें बताना है। मान के चलो मेरे पास है Na प्लस। अब इसमें बताना है बेटा मुझे, चलिए अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये चीज, लेकिन अब आपको याद होते जाना चाहिए कि Na का परमाणु क्रमांक 11 था और बेटा भार था 23। ठीक है, जब ये Na हुआ करता था तो याद करो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। प्रोटॉन कितने थे? 11 थे। न्यूट्रॉन कितने थे? 12 थे। अभी सीखे ना हमने, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और बेटा दोनों को माइनस कर लो, जितना है वो न्यूट्रॉन। तो जब ये Na था तो इसमें इतना था, लेकिन बच्चों जब Na प्लस बन गया, Na प्लस बन गया मतलब कि इसने प्लस आना मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन थे 11, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बेटा? इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिखूं तो अब कितने बचेंगे? 10। समझ में आ रहा है बेटा? Na प्लस प्लस मतलब दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई बदलाव नहीं आएगा बेटा, क्योंकि प्रोटॉन ना तो दिया है और ना ही लिया है। सामान्य स्थिति में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेन देन नहीं होता बेटा, वो हमेशा अपनी जगह में स्थायी होते हैं। हां, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेन देन हुआ तो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें बेटा बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती, जो सूर्य में हो रही है। तो सामान्य स्थिति में यह अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसीलिए सामान्यतः हम केवल इलेक्ट्रॉन ही बदलेंगे। देखिए Na था तो 11 11 12, लेकिन Na प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब बेटा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 10 11 12। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा अपन सीखते हैं, है ना, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमें बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बेटा न्यूट्रॉन। तो हम चाहते हैं Mg2 प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना, लेकिन इसके पहले मैं डायरेक्ट Mg2 प्लस की बात नहीं करूंगा बेटा, मैं तो बात करूंगा Mg की।
mg में याद करो आप, परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 और भार होता है बेटा 24। परमाणु क्रमांक 12 है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, प्रोटॉन होते हैं बेटा 12 और न्यूट्रॉन भी होते हैं 12। अभी अभी हमने निकाले हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इस बार है Mg 2+, 2+ मतलब 2 दे दिया। तो बेटा जैसे ही 2 दे दिया तो देखिए 12 थे इलेक्ट्रॉन, 2 दे दिया मतलब कितने बचे 10। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बेटा जितने थे उतने ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मैंने पूछा आपसे H+। अगर मैं H+ के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों, तो मैं डायरेक्ट H+ के बारे में बता ही नहीं सकता, मुझे पहले H के बारे में सोचना पड़ेगा। हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। इससे इलेक्ट्रॉन आता है बेटा एक, प्रोटॉन भी आता है एक, और बच्चों न्यूट्रॉन होते हैं 0। देखिए एक परमाणु क्रमांक है मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक, एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन, और इन दोनों को घटा दो बेटा, एक में से एक गया 0 न्यूट्रॉन। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं H+ की। प्लस मतलब बेटा दे दिया, क्या दे दिया सर, इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ही तो था बेटा, और वो भी दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। प्रोटॉन कितने बचे बेटा, देखो प्रोटॉन जितने थे उतने ही, न्यूट्रॉन जितने थे उतने ही। मतलब कुल मिला के इसमें इलेक्ट्रॉन भी 0 है, न्यूट्रॉन भी 0 है, बस एक प्रोटॉन है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। इसमें केवल एक प्रोटॉन उपस्थित है, मतलब मैं एक प्रोटॉन बोलूं चाहे बेटा H+ बोलूं, बात तो एक ही हुई। H+ में केवल एक लौता प्रोटॉन है, चाहे तू एक प्रोटॉन बोल चाहे बेटा H+ बोल, बात एक ही है। तो यहां से बेटा हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन को, इसको बेटा प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, H+ से प्रदर्शित किया जाता है। आज के बाद याद रखना बेटा, वैसे आपने 10वीं वगैरह में बहुत पढ़ के आए हुए ये अम्ल क्षार में कि जो H+ देगा प्रोटॉन देगा, है ना। तो H+ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, और देखते हैं, चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं क्या। देखिए सवाल करोगे ना, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तभी तो पता चलेगा हमसे कितना बन रहा है कितना नहीं। अब देखते हैं बच्चों हम N3-, एक दो और लिख दे रहा हूं, पहले आसान आसान कर रहे हैं, अभी देखो बेटा धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। मान लो आपके पास है H2O, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है। फिर है बेटा CO3 2-, धीरे धीरे देखिए अब मैं थोड़ा कठिन करते जाऊंगा, और मान के चलो इसके बाद है NO3-। इनमें मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, निकाल लेंगे बेटा। देखो N3-, छोड़ो, आप N की सोचो। N का परमाणु क्रमांक 7, भार 14। क्रमांक 7 मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन भी 7, और 14 में से 7 गए तो बेटा 7 आएगा, मतलब न्यूट्रॉन भी 7। जब ये नाइट्रोजन था तो ऐसा था, N3-, 3- मतलब 3 ले लिया, 3 ले लिया मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन अब बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हो गए बेटा, 7 और 3 10। प्रोटॉन तो अभी भी 7 है, और बच्चों न्यूट्रॉन भी 7 ही है। ठीक है, इस तरीके से हम गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए, अब ये परमाणु नहीं है, अब या तो अणु है बेटा, या ऐसे आयन है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित है। कुछ नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। H2O में निकालना है। H में पहले मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो। H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, H का परमाणु क्रमांक 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। गुणित कितने H है, 2 H है सर। एक H में 1 इलेक्ट्रॉन है, गुणित 2 करा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O में कितने होते हैं बेटा, O का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ये आ गई इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। एक बार फिर से देखो बेटा, H का परमाणु क्रमांक 1 है मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां 2 ठो H है मतलब इंटू 2 करूंगा बेटा मैं, धन O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कर देंगे बेटा 2 एकम 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए प्रोटॉन निकालते हैं। अब क्या निकालने जा रहा हूं बेटा मैं, प्रोटॉन, है ना, निकाल लेंगे। H में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 ही प्रोटॉन होता है, गुणित 2 क्योंकि 2 H है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो बेटा 10 प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन H में कितने होते हैं, H में तो सर न्यूट्रॉन होते ही नहीं, अब भी तो पढ़े अपन ने, तो H में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 0। O में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, O में होते हैं बेटा 8, तो न्यूट्रॉन कुल मिलाकर के कितने आएंगे, 8 ही आएंगे। तो देखिए परमाणु क्रमांक और भार अब आप याद कर लो बेटा, नहीं तो फिर आप पीछे होते जाओगे, है ना, समझ में कुछ आएगा नहीं क्या चल रहा है।
अब इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। देखिए सी में कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, सी का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। एक अकेला कार्बन है इसलिए गुणित कुछ नहीं किया मैंने। ओ में कितने होते हैं बेटा, ओ का परमाणु क्रमांक 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पर 3 ओ है तो गुणित 3। अब ये 2 माइनस क्या बता रहा है बेटा, ये 2 माइनस क्या बता रहा है मुझे, तो मैं बोलूंगा बच्चों ये 2 माइनस चीख चीख करके बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इतने तो पहले से थे, 2 और ग्रहण कर लिया, मतलब उसको जोड़ दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए। तो अब देखो 8 या 24 और 36 और 2 32 हो गए इलेक्ट्रॉन। 32 क्या हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन। क्या अब हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। सी में प्रोटॉन 6 होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, धन। ओ में प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा, 8 गुणित 3। अब 2 माइनस क्या बता रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन थोड़ी ग्रहण किया है बेटा। प्रोटॉन ना तो ग्रहण करता ना तो देता, प्रोटॉन बस इतने ही होंगे। ये 2 माइनस के कारण केवल इलेक्ट्रॉन बदलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश से कोई लेना देना नहीं है। तो 6 और 30, 6 और 24 30 हो गया बेटा, है ना। ऐसे ही फिर न्यूट्रॉन निकाल लो, आसानी से हम निकाल लेंगे। कैसे बेटा, देख कार्बन में कितने हैं 6, ऑक्सीजन में 8 गुणित 3, 8 गुणित 3 धन 6, ये भी 30 आएंगे बेटा। जैसे प्रोटॉन आया सेम टू सेम न्यूट्रॉन आ जाएगा। चलिए बच्चों अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन। एन में सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन है, एन का परमाणु क्रमांक 7 है, 7 मतलब बेटा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, धन। ओ में कितने हैं बच्चों, ओ में है 8 गुणित कितने ऑक्सीजन है 3, तो गुणा 3 कर दिए बेटा। ये माइनस क्या चीख चीख करके बता रहा है, तो मैं बोलूंगा बच्चों ये माइनस तुझे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया हूं, मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दे। तो जोड़ देंगे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और, तो कुल मिला के 8 या 24, 8 या 24 और 7 31 और 1 हो जाएगा बेटा 32। इसमें भी आ गए सर 32 इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी जो मैं ये सिखा रहा हूं, अगले लेक्चर में बिल्कुल इन सब चीजों को हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अब एन में प्रोटॉन, एन में तो सर 7 प्रोटॉन है, ओ में 8 है गुणित 3। क्या ये माइनस के कारण प्रोटॉन भी बदला, नहीं बेटा, आवेश से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये 7 और 8 या 24, 24 और 7 हो गया बेटा 31। अब न्यूट्रॉन निकाल लो इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएंगे बेटा 31 न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला देखते हैं PO4 3 माइनस, कुछ यहां लिख दे रहा हूं बेटा मैं, ताकि आप लोग भी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से करके देख लो फिर आंसर मिला लो आप लोग। देखिए P में परमाणु क्रमांक 15, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 15। 15 तो किसके हो गए बेटा, P के, P का परमाणु क्रमांक 15 है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है। O के, धन, O के कितने हो गए बेटा 8 गुणित 4। ये 3 माइनस क्या बता रहा है बच्चों, तो 3 माइनस हमें बता रहा है क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया है। ये आ गए बेटा इलेक्ट्रॉन, जोड़ जाड़ लो अब आप, 8 चौके 32 और 3 35 और 15 50, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई बच्चों कितनी 50। प्रोटॉन निकालने हम, प्रोटॉन कैसे निकालने, पी में होते हैं प्रोटॉन 15, परमाणु क्रमांक 15 है, ओ में बेटा 8 गुणित 3। अब ये 3 माइनस के कारण प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बेटा ये आएंगे 47 प्रोटॉन, है ना। फिर न्यूट्रॉन निकाल ले, न्यूट्रॉन कैसे, फास्फोरस में न्यूट्रॉन बेटा 16 होते हैं, याद रखना फास्फोरस में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 16। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15, भार है बेटा 31, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 15, प्रोटॉन भी 15 और न्यूट्रॉन होंगे बच्चों कितने 16। 31 में से 15 गए तो 16, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये पहले कंप्लीट तो कर ले यार, बीच में ही रह गई बात। पी में 16 न्यूट्रॉन, धन, ओ में 8 गुणित 4, सॉरी बेटा यहां पर मैंने गणित तो कर दिया, ये 8 गुणित 3 नहीं, यहां पर 8 OH 4 लिखा है ना, तब आएगा 47, है ना, और यहां भी 4, तो ये हो जाएगा 48 न्यूट्रॉन। देखिए ये चीज जो मैं सिखा रहा हूं बहुत काम पड़ेगी बेटा, और इससे प्रश्न आपको बिल्कुल पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में तो बड़े आराम से सवाल आ जाता है इसका, देखेंगे कैसे सवाल आएंगे वो तो आगे चल के। इलेक्ट्रॉन एन में कितने हैं 7,
H में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, धन एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया, धन एक मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक दे दिया तो मैंने घटा दिया एक, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 7 11 में से एक गए 10 इलेक्ट्रॉन बेटा। प्रोटॉन बोलोगे, नाइट्रोजन में सर 7 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 गुणित 4, इस धन एक का प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, प्रोटॉन का आवेश से कोई कनेक्शन होता ही नहीं है, तो 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बोलेगा बेटा, एन में कितने होते हैं 7 न्यूट्रॉन, एच में कितने होते हैं 0 न्यूट्रॉन, इंटू 4 मतलब बेटा 7 न्यूट्रॉन उत्तर। तो देखिए कितने आराम से हम किसी भी परमाणु में, किसी भी आयन में, किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, मैंने आपको यह सिखा दिया। अब अगले लेक्चर में बेटा इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का उपयोग करके हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे और जिससे डायरेक्ट सवाल आपको नीट वगैरह में बड़े आराम से आते हैं। तो फिर मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।